आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 1 का, और इस सबक का उन्वान है नावल। यहाँ पर बच्चों मुंशी प्रेमचंद का नावल बेवा सबक के तौर पर शामिल किया गया है। इस सबक के अंदर नावल की तारीफ़ दे रखी है, नावल की मुख्तसर तारीख़ दे रखी है। मुंशी प्रेमचंद की तारीफ़ के साथ ही मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ नावल बेवा भी यहाँ पर शामिल है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम नावल की तारीफ़ हासिल कर चुके हैं, नावल क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, नावल की तारीफ़ के हवाले से भी हमने बात की है, और मुख्तसर तारीख़ के हवाले से भी हमने पहले हिस्से के अंदर मालूमात हासिल की है। यहाँ मैं सबक के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। मुंशी प्रेमचंद की ज़िंदगानी के हवाले से भी हम मालूमात हासिल करने वाले हैं, साथ ही मुंशी प्रेमचंद की तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी हम मालूमात हासिल करेंगे। और इसके साथ ही सबक के एक हिस्से के अंदर मुख्तसर तारुफ नावल बेवा का भी जुड़ा हुआ है, उसका भी हम मुताला करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मुंशी प्रेमचंद का तारुफ। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद उर्दू अदब की बड़ी हस्ती है। उर्दू क्या, अदब की, हिंदुस्तानी अदब की बड़ी हस्ती है, क्योंकि हिंदी में भी आपके अफसाने, आपके नावल बहुत मकबूल हैं, बहुत मशहूर हैं, और उर्दू में भी बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफीन में आपको शुमार किया जाता है। प्रेमचंद हिंदुस्तान के बड़े मुसन्निफीन में शुमार किए जाते हैं, लेकिन आपकी जो तख्लीक़ात हैं वो बड़े लोगों को खुश करने वाली नहीं है। आपने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए छोटे लोगों के मामलों को ऊपर उठाया है। आपने मज़दूर और किसानों के मसाइल को ऊपर उठाया है। जो तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरियात थी, आप तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से पहले ही उन ज़रूरियात को पूरा कर रहे थे। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में हिंदुस्तान में शुरू हुई थी, 1935 में आलमी सतह पर शुरू हुई थी, और वहाँ ये बात उठाई गई थी कि ऐसे मसलों को उठाया जाए जो मुआशरे की बदहालियों को दूर कर सके। अपने तख्लीक़ात के ज़रिए ऐसे मौजू को सामने लाया जा सके, ऐसे मौजू के ऊपर अपनी तख्लीक़ात सिन्फ वगैरह लिखी जाए कि जिससे मुआशरे के दबे कुचले लोगों को, मज़दूरों को, किसानों को और जो मजलूम हैं उनके हक को उठाया जा सके, उनकी भलाई के लिए काम किया जा सके। 1936 में ये बात की गई थी। लेकिन प्रेमचंद शुरुआत से ही, जब आपने लिखना शुरू करा, तभी से ही उन मसाइल को, मजलूमों के मसाइल को मंजर आम पर लाकर आने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए 1936 में जब तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हुआ तो उसकी सदारत प्रेमचंद ने ही की, क्योंकि उसकी सदारत करने के लायक प्रेमचंद की जैसी हस्ती, प्रेमचंद जैसा कद्दावर शख्स उस जगह मौजूद नहीं था। प्रेमचंद को उर्दू अदब की बड़ी हस्ती माना जाता है, हिंदी की भी आपको बड़ी हस्ती माना जाता है। आपकी ज़िंदगी परेशानियों में गुजर हुई है, बचपन बहुत ख़राब हालात में गुजरा है। वालिद की तनख्वाह बहुत कम थी, डाक खाने में मुलाजिम थे, तनख्वाह बहुत कम थी। इसके अलावा जगह जगह उनकी तबादला भी हुआ करते थे, बदली हो जाया करती थी। पढ़ाई बाज़ाब्ता तौर पर आपकी शुरू ना हो सकी थी। शुरुआती तालीम आपने मकतब से, मौलवी साहब के पास से हासिल की थी। बचपन में ही 7 बरस की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। आपके वालिद ने नई शादी कर ली। नई माँ ने आपके ऊपर बहुत जुल्म किया, बहुत परेशान किया। छोटी उम्र के अंदर ही आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया। सौतेली माँ की, सौतेले भाइयों को मुआश की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर आ गई। आपने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू किया, खुद की पढ़ाई भी करते और ट्यूशन पढ़ाकर जैसे तैसे घर का खर्च निकालने की कोशिश करते हैं। कम उम्र के अंदर ही, ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती आपकी शादी एक बदसूरत लड़की से करा दी गई। वहाँ भी आपका निभा नहीं हुआ, वहाँ से भी आपको आराम नहीं मिला, वहाँ से भी आपको परेशानी मिली। पूरी ज़िंदगी आपकी इसी तरह दुख, दर्द और तकलीफ़ के अंदर गुजर हुई। शुरू के अंदर दूसरों के दिए हुए दुख, दर्द और तकलीफ़ थे, और बाद में आपके जज्बाती, आपके नफ्सियाती दुख, दर्द और तकलीफ़ आपके सामने शामिल हो गए, क्योंकि आपसे मुआशरे की बदहाली नहीं देखी जाती थी। मुआशरे की जो कमियां हैं, मुआशरे की जो गलत फ़ेल हैं, ये आपसे देखे नहीं जा सकते थे। इनकी वजह से आप खुद दुख दर्द में मुब्तला रहते थे, और इस तरह के नावल, इस तरह के अफसाने लिखा करते थे जो मुआशरे की इस्लाह कर सके, मुआशरे में सुधार ला सके। और आपने सिर्फ लिखा ही नहीं है, उसको ज़िंदगी में उतार के भी आपने दिखाया है, उसको जी के आपने दिखाया है। ये जो नावल बेवा आपके सामने आने वाला है, इस नावल के अंदर आपने विधवा ख़वातीन की शादी की बात उठाई है। बेवा खातून की ज़िंदगी किस तरह से ज़िल्लत में गुजरती है,
किस तरह से उनको परेशान किया जाता है इस नावल में आपने दिखाया है, और तजवीज़ पेश की है कि बेवाओं को भी नई ज़िंदगी जीने का हक़ है, बेवाओं को भी अपनी खुद की खुशियाँ पूरी करने का, अपने अरमान पूरे करने का हक़ है। और ये बात सिर्फ आपने नावल में लिखी नहीं, खुद ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी इस बात को आगे बढ़ाई है। बेवाओं से शादी करना आपके दौर के अंदर बहुत कमतर बात समझी जाती थी, हकीर बात समझी जाती थी, शादी नहीं की जाती थी। आपने इसके अंदर प्रतिज्ञा पेश की है, एक कसम पेश की है, एक वादा पेश किया है। वो ये है कि कहा गया है इसके अंदर कि जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है वो एक बेवा से ही शादी करेगा, वो किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करेगा। ये आपने वादा, ये अहद इस कहानी के अंदर पेश किया गया है, इस नावल में आपने पेश किया है। और आपने अपनी असल ज़िंदगी के अंदर भी एक बेवा से ही शादी की थी, एक नो उम्र बेवा से ही घर वालों की मुखालिफत सहते हुए आपने शादी की थी। कोई आपका घर वाला उस शादी के लिए रजामंद नहीं था, लेकिन आपने वो शादी की और उस शादी को आपने अच्छे से निभाया भी, आगे बढ़ाया भी। तो अमल को भी आपने अपने अफसानों का ज़रिया बनाया, अपने नॉवल का ज़रिया बनाया। हकीकत निगारी के लिए आप जाने जाते हैं, और प्रेमचंद उर्दू अदब की या अदब की वो शख्सियत हैं जिनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम इन्हीं शख्सियात के, प्रेमचंद के हवाले से ही मालूमात हासिल करेंगे। तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से भी मालूमात हम इस सबक के इस हिस्से में हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा। उन्वान है मुंशी प्रेमचंद का तारुफ। बच्चों, प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई थी। उनका असल नाम धनपत राय था। कुनबे के लोग नवाब राय भी कहते थे। जो आपका असल नाम था वो तो धनपत राय था, और नवाब राय के नाम से, ये बचपन का नाम था आपका, आपके चचा ने दिया था, तो नवाब राय के नाम से ही आप अपनी शुरुआती तख्लीकात लिखा करते थे। नवाब राय के नाम से ही आप अपनी तख्लीकात को शाये करवाया करते थे। लेकिन जब नवाब राय के नाम के ऊपर पाबंदी लग गई, आपने एक मजमूआ लिखा सोज़े वतन, जो ज़ब्त कर लिया गया, जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कही गई थी। अंग्रेज़ हुकूमत उस मजमूए से नाराज़ हो गई और फिर उसको ज़ब्त करके आपके ऊपर ये पाबंदी लिख दी कि नवाब राय जब भी लिखेंगे अपनी तख्लीकात को कलेक्टर ऑफिस में जमा कराएंगे, वहाँ से मंजूरी लेंगे और उसके बाद उसे शाये करने के लिए देंगे। आपको पाबंदियाँ पसंद नहीं थी, आपने अपना नाम बदल दिया, नवाब राय से बदलकर आप प्रेमचंद हो गए। तो प्रेमचंद के नाम से आप जाने जाते हैं। असल नाम आपका धनपत राय है, और धनपत राय आपका नाम है। नवाब राय के नाम से भी आपके शुरुआती अफसाने, शुरुआती तख्लीकात मौजूद हैं। और आपकी पैदाइश का गाँव है यूपी के बनारस के अंदर, और गाँव का नाम है लम्ही। दादा गुड़सहाय लाल पटवारी थे और वालिद अजाइब लाल डाकखाने में मुंशी थे। वालिदा आनंदी देवी के मायके के लोग भी तालीम याफ्ता थे। आपके दादा के बारे में बताया गया है, वो एक पटवारी थे, और आपके वालिद अजाइब लाल डाकखाने में मुंशी थे। दादा का नाम गुड़सहाय लाल और वालिद का नाम अजाइब लाल। दादा पटवारी और वालिद डाकखाने के अंदर मुंशी थे। वालिदा भी तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती थी, और कम उम्र के अंदर ही आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस से करीब चिनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से आप मुलाजिम हो गए। शुरुआती तालीम आपकी गांव के मदरसे में हुई। मौलवी साहब थे मकतब के, वहाँ इन्होंने उनकी तालीम के लिए इंतज़ाम अपने हाथ में लिया, और वहाँ इनको शुरुआती तालीम के बाद आगे की तालीम आपने अपने गाँव के ही स्कूल से की। बाज़ाब्ता तालीम आपकी रुकती रही, बीच बीच में रुकावट उसमें पैदा होती रही। कभी कोई हादसा हो जाता, कभी कोई हादसा हो जाता। पहले उनकी माँ का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया जब 7 साल की उम्र में थे। थोड़े बड़े हुए तो वालिद का भी इंतकाल हो गया, और जो वालिद थे माँ के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर लिए थे। दूसरी शादी के बाद जो 2 बच्चे हुए उनकी जिम्मेदारी भी प्रेमचंद के ऊपर आ गई, और जो नई वालिदा हैं जो इनके ऊपर जुल्म भी किया करती थी, उनकी जिम्मेदारी भी प्रेमचंद ने ही उठाई। अब उस वक्त तालीम सही तरीके से नहीं हो पाती थी क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, तो वो रात को कुछ तालीम हासिल करते, कुछ पढ़ते, और साथ ही दिन भर ट्यूशन भी पढ़ाते रहते। उससे जो ट्यूशन से जो आमद होती, उससे वो अपनी माशी ज़रूरियात पूरी करते। इसी ज़माने में अदब का बाकायदा मुताला शुरू किया। अब आगे की उम्र के अंदर जब मुलाजिम हो गए, मिशन हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से लग गए, उसके बाद आपकी बाकायदा तालीम शुरू हुई। इससे पहले की तालीम आप कभी छूटती थी, कभी लगती थी, कभी आते थे, कभी जाते थे।
ज़रूरियात को पूरा करने में आपका वक्त निकल जाता था, तो सही तरीके से तालीम हासिल नहीं करते थे। मैट्रिक तक की जैसे तैसे आपने हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उस वक्त आपको मुलाजिमत मिल गई, और मुलाजिमत मिलने के बाद आपकी बाकायदा तालीम का शुरुआत हुई। अब आप मुलाजिमत भी कर रहे थे और फरागत भी आपको मिल गई थी, तो आप अपनी तालीम भी पूरी कर रहे थे। चिनार मिशन स्कूल के बाद जुलाई 1900 में बहराइच के ज़िला स्कूल में मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए, यानी यहीं से इनका ट्रांसफ़र बहराइच की तरफ हो गया। बहराइच भी यूपी का ही एक ज़िला है। इसी साल सितंबर में फर्स्ट एडिशनल मास्टर की हैसियत से उनका तबादला प्रतापगढ़ हो गया। 1902 में तदरीस की बाकायदा तरबियत हासिल करने के लिए इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फर्स्ट डिवीज़न से आपने कामयाबी हासिल की। मुलाजिमत के दौरान आपके अलग अलग तबादले होते गए। बहराइच के अंदर भी आप रहे, प्रतापगढ़ यूपी के अंदर भी आप रहे, और इसके बाद अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने तजुर्बात को आगे बढ़ाने के लिए दरस व तदरीस की ट्रेनिंग लेने के लिए आपने शुरुआत की। बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली। जिस तरह से आज बीएड और बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है, उस तरह की उस वक्त ट्रेनिंग थी मास्टरी की। वो ट्रेनिंग आपने हासिल की, और वो ट्रेनिंग भी आपने फर्स्ट डिवीज़न से हासिल की। इसी ज़माने में उन्होंने हिंदी और उर्दू स्पेशल वर्नाकुलर का इम्तिहान भी पास किया। ट्रेनिंग के बाद 1904 में इलाहाबाद के एक मॉडल स्कूल में आप हेड मास्टर रहे। जब आपका शुरुआती दौर था, मैंने आपको बताया, तो आपने कई तरह की मुलाजिमत हासिल की। मास्टरी में आप तब आए कि जब आपको दूसरा काम नहीं मिला था, आपका हिसाब कमज़ोर था। इस वजह से आप कई बार फेल भी हुए, कई बार रुके भी, लेकिन आपने हार नहीं मानी, थके नहीं, रुके नहीं, और वो आगे बढ़ते रहे। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में मास्टर की हैसियत से आपका तकर्रुर हो गया। जून 1909 में महोबा ज़िला हमीरपुर यूपी के लिए तबादला हो गया, और तदरीस के बजाय स्कूल के मुआयने का काम आपको सुपुर्द किया गया। धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी होता जा रहा है, अलग अलग जगह तबादले हो रहे हैं, अलग अलग जगह रहे। आपकी बात जो आपको काम मिला वो स्कूलों के मुआयने का काम मिला। स्कूलों का मुआयना आप करते थे, वहाँ पर दरस व तदरीस का मेयार आप देखते थे कि बच्चों का क्या स्तर है, किस तरह की बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, कितना तालीम हासिल करना चाहिए, कितना आगे उनको बढ़ना चाहिए, और वो कहाँ तक जा रहे हैं। इस काम के लिए आपको लगा दिया गया। महोबा के क़याम के दौरान 1916 में इंटरमीडिएट और 1919 में गोरखपुर के ज़माना क़याम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राइवेट तौर पर आपने बीए का इम्तिहान भी पास कर लिया था। तहरीक अदम ताउन के दौरान गोरखपुर के एक जलसा में महात्मा गांधी के एहमा पर उन्होंने 1920 में सरकारी नौकरी छोड़कर तसनीफ़ और तालीफ को ही मुआश का ज़रिया बनाया। यहाँ पर बच्चों मेहनत दिखा रखी है, इनकी लड़ने का जज्बा दिखा रखा है कि नाकामियाँ, कमज़ोरियाँ ज़िंदगी के अंदर मिली थी, ख़राब तजुर्बे ज़िंदगी में हासिल हुए थे, पढ़ाई बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल नहीं हो सकती थी, लेकिन ख़ुद ने मेहनत कर करके काम के साथ अपनी पढ़ाई जारी की, और जैसे तैसे अपने पढ़ाई को आपने मुकम्मल किया। रुके नहीं, आपने हार नहीं मानी कि नहीं हो पा रहा है तो मैं रुक जाऊं, बैठ जाऊं, नहीं, मुलाजिमत कर ली, पढ़ाई छोड़ दी, मुलाजिमत कर ली, लेकिन मुलाजिमत में जब भी मौका मिला दोबारा आपने पढ़ाई शुरू कर दी। हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा होता है, आपने भी आपके कई साथी ऐसे देखे होंगे जो घर की ज़रूरियात को पूरा करने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। होता है, कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर कमाने वाले फ़र्द कम होते हैं, घर के ज़रूरियात दूसरी होती हैं, कई बार माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, तब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, एकदम से वालिद का बिज़नेस ख़त्म हो जाए तब ऐसे हालात हो जाते हैं कि स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। प्रेमचंद के साथ भी ऐसा ही हुआ, स्कूल छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी, दूसरी जगह मुलाजिमत हासिल करनी पड़ी, लेकिन जब भी मौका मिलता आप अपनी पढ़ाई को दोबारा शुरू कर देते, और उसको धीरे धीरे करके आपने मुकम्मल किया। अपनी मुलाजिमत के साथ, यानी अपने काम के साथ दूसरे काम भी करते रहे और पढ़ाई भी करते रहे, उसको आपने छोड़ा नहीं। ज़िंदगी आपके आगे बढ़ रही है, इसी तरह दरस व तदरीस के काम में आप लगे हुए हैं। बीच बीच के अंदर आप अपने अफसाने और नोवेल भी इसके अंदर दौर के अंदर लिखा करते थे। तहरीक अदम ताउन, बच्चों ये तहरीक है, गांधी जी की तहरीक है अदम ताउन। इस तहरीक के ज़रिए कहा गया था कि अंग्रेज़ सरकार का, अंग्रेज़ हुकूमत का किसी भी काम में ताउन नहीं करना। हिंदी में इसे असहयोग आंदोलन भी कहा गया था। तो ये तहरीक है, और इस तहरीक को अदम ताउन का नाम दिया गया था। तहरीक 1921 में शुरू हुई थी,
यहाँ पर 1920 का नाम दे रखा है कि 1920 में आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। जब तहरीक 1921 में शुरू हुई तो 20 में आपने नौकरी कैसे छोड़ दी? तो मैं आपको बता दूं कि तहरीक की जो आगाज़ हुआ था वो 1921 में ही हुआ था, लेकिन गांधी जी ने 1919 में इसका प्रपोजल पेश कर दिया था। कांग्रेस के अधिवेशन में, हैदराबाद अधिवेशन में आपने कह दिया था कि हमें अदम ताउन की तहरीक लानी है, और वो लोगों को मनाने में लगे रहे थे। 1920 उनका पूरा का पूरा लोगों को मनाने में लगाया, राजी करने के लिए लगाया। कोई भी तहरीक शुरू होती है, कोई भी काम शुरू होता है तो वो एक झटके से नहीं होता। आपने गांधी जी की तहरीक देखी, अदम तहरीक देखी, असहयोग आंदोलन देखा जो काफ़ी मकबूल भी हुआ, मशहूर भी हुआ, तो वो एकदम से खड़ा नहीं हो गया था। 1 साल 1.5 साल पहले से गांधी जी ने मेहनत करनी शुरू कर दी थी। दौरे जगह जगह के आपने शुरू कर दिए थे, शहर शहर आपने जाना शुरू कर दिया था, लोगों को मनाना शुरू कर दिया था कि इस तरह से हम एक तहरीक शुरू करेंगे। जब ये तहरीक शुरू हो जाए तो आप अंग्रेज़ हुकूमत का ताउन से दूर हो जाना, अदम ताउन हमें करना है, दूर हो जाना है अंग्रेज़ी हुकूमत के कामों से। तो 1920 में जब जगह जगह घूमते थे तो वहीं आपकी मुलाकात प्रेमचंद की गांधी जी से मुलाकात हो गई। गांधी जी से बहुत मुतासिर हुए। गांधी जी ने इनको अपनी तहरीक के बारे में बताया, आप राजी हो गए। ये वतन परस्ती का जज्बा देखिए, आप देशभक्ति का जज्बा देखिए। इसे कहते हैं सच्चा मुहिब्बे वतन, सच्चा वतन परस्त, जो अपनी 20 साल की पकी पकाई सर्विस को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वो सर्विस, वो नौकरी जो बड़ी मुश्किल से मिली है, पर जिंदगी परेशानियों के अंदर गुजरी है, पूरी जिंदगी के अंदर फाके गुजरे हैं, लेकिन जब सर्विस लगी थी तो घर के हालात थोड़े ठीक हुए, जिंदगी थोड़े तरीके से आगे बढ़ने लगी। उसी वक्त गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने कहा कि मुल्क की खातिर क्या कर सकते हो? तो आपने बताया कि मुल्क की खातिर अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और मुल्क की खिदमत में लग जाऊंगा। आपने यही किया। बड़ी मेहनत से हासिल की हुई नौकरी को 20 साल बाद, 20 साल की वक्फे के बाद उस नौकरी को आपने छोड़ दिया। सरकारी नौकरी छोड़कर तसनीफ और तालीफ को ही मुआश का जरिया बनाया। दरस और तदरीस को वो अपना काम बना दिया और लिखने को अपना ज़रूरियात पूरी करने लगे। अपनी अफसाने नॉवल की जो रॉयल्टी वगैरह आती है, इसके ज़रिए फिर वो मुआशी ज़रूरियात पूरा करने लगे। तो वतन परस्ती का जज्बा भी आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। प्रेमचंद को मज़ामीन लिखने का शौक बचपन से था। 13 साल की उम्र से आपने ड्रामे लिखने शुरू कर दिए थे। अपने लिखने के शौक को आपने शुरुआत बख्श दी थी, आगाज़ कर दिया था। 13 साल की उम्र में आपने एक ड्रामा लिखा था अपने मामू के ऊपर। जो सौतेले मामू थे वो अच्छी आदतों के मालिक नहीं थे, आदत और एतवार उनकी ख़राब थी। उनकी आदत और एतवार का अपने मामू का आपने खाका उड़ाया था, मजाक उड़ाया था, और 13 साल की उम्र के अंदर आपने इस काम को अंजाम दे दिया था। उनकी पहली तसनीफ़ एक ड्रामा था जो उन्होंने तकरीबन 13 साल की उम्र में लिखा था, और उसका उन्वान था एक मामू का रूमा। ये ड्रामा शाया नहीं हुआ। अपने मामू का मजाक उड़ाते हुए एक ड्रामा लिखा था। सौतेले मामू थे और आदतों में ख़राब थे, तो एक मामू का रूमा के नाम से आपने ड्रामा लिखा और 13 साल की उम्र के अंदर आपने ड्रामा लिख दिया था। प्रेमचंद की इब्तदाई दौर के मज़ामीन और एक नावल बनारस के हफ्तावार अखबार आवाज़े खल्क में शाये हुआ था। लिखने का शौक़ तो था ही आपके पास, लेकिन शाये नहीं हो पा रहे थे। आपके अफसाने, आपके नावल वगैरह, आपके ड्रामे कहीं अखबारों वगैरह में छपते नहीं थे। इतने आपके पास रुपया पैसा नहीं था कि ख़ुद के खर्चे के ऊपर, ज़ाती खर्चे के ऊपर शाये करवा दे। तो आप सोचो फिक्र में थे। वहीं किसी तकरीब के अंदर आपकी मुलाकात हफ्तावार आवाज़े खल्क के मुदीर से हुई। इसके जो एडिटर थे, इनसे आपकी मुलाकात हुई और वो अपने अखबार में आपके अफसानों को शाया करने के लिए राज़ी हो गया। और जो पहला आपका अफसाना छपा, जो आपके शुरुआती छपे, वो आवाज़े खल्क के अंदर शाये हुए थे। ये नाम आपको लिख लेना है बच्चों। नावल का उन्वान था इसरार मुआबिद। ये आपका पहला नावल था जो अखबार में शाये हुआ। इसरार मुआबिद शाये हुआ और आवाज़े खल्क के अंदर ये शायर हुआ। अलग अलग किस्तों के अंदर ये शाया होता रहा, अलग अलग हफ्तों के अंदर इसकी किस्तें आती रहीं। ये अखबार के अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक के शुमारे में किस्तवार शाये हुआ था। 1903 से 1905 तक 2 साल तक आपका ये अफसाना, आपका ये नावल इस अखबार में शाया होता रहा। इस पर मुसन्निफ का नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी लिखा जाता था। शुरुआत का जो मैंने बताया आपको कि धनपत राय और नवाब राय के नाम से आप लिखते थे, तो नवाब राय का नाम आपने आगे बढ़ाया था, धनपत राय आपका असल नाम था। जो अफसाना शाया होता था इसरार मुआबिद,
इस अफसाने का जो मुसन्निफ है, मुसन्निफ के नायक के नाम के अंदर धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी लिखा जाता था। प्रेमचंद का दूसरा नावल हम खुरमा हम सवाब है, जो गालिबन 1906 में कानपुर से मुंशी दया नारायण निगम ने शाये किया था। वो एक माहाना रिसाला ज़माना भी शाया करते थे, जिसमें प्रेमचंद के बहुत से मज़ामीन, तबसरे और अफसाने शाये हुए। यानी एक बार जब शुरुआत हुई आपके अफसानों की, आपके नावलों की अशाअत की, तो फिर वो अलग अलग अखबारात में शाये होते गए। पहले आपके जो शाये शुरू में शाये हुए वो आवाज़ खल्क के अंदर शाये हुए, और उसके बाद आपके एक दोस्त हैं, इन दोस्तों के अंदर आपका मुंशी दयाराम निगम, इनके माहाना ज़माना के अंदर आपके अफसाने, आपके नावल और तबसरे वगैरह जो भी आप लिखते थे उस वक्त, वो मज़ामीन आपके शाया होने लग गए, और यहीं से आपकी मकबूलियत बढ़ने लगी। आपको जाना जाने लगा कि धनपत राय भी, नवाब राय भी कोई शख्स मौजूद है जो लोगों के एहसासात को अपने तख्लीकात के ज़रिए ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। नवाब राय के नाम से छपती रही। प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन भी नवाब राय के नाम से शाया हुआ था। यह नाम भी बच्चों आपको नाम याद रखना है। पहला जो नावल आपका शाया हुआ था वो असरार मुगाबित था, उसका नाम भी आप लिख लें, याद कर लें, जो हफ्तावार में शाया हुआ था। और उसके बाद पहला मजमुआ कहानियों का मजमुआ, अफसानों का मजमुआ, कई अफसानों को एक किताब के अंदर आपने मिला के शाया किया, और किस नाम से किया? सोज़े वतन। किस नाम से शाया हुआ? नवाब राय के नाम से। लेकिन जब हुकूमत को महसूस हुआ कि इन कहानियों में वतन से मोहब्बत और आज़ादी हासिल करने की तरगीब पढ़ने वालों में बगावत का जज्बा पैदा कर सकती है, तो ये मजमुआ ज़ब्त कर लिया गया। नवाब राय के नाम से सोज़े वतन का पहला मजमुआ आपका शाया हुआ, कहानियों का, अफसानों का मजमुआ शाया हुआ। सोज़े वतन उस मजमुए का नाम था। उस मजमुए में इस तरह की कहानियाँ थीं जो वतन परस्ती के जज्बात को बेदार करती है, जो आवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होने की तरगीब दिलाती है, वो लोगों में देशभक्ति के जज्बात को भरती है, हुब्बुल वतनी के जज्बात को जगाती है। अंग्रेज़ों को इससे ख़तरा था। अगर देशभक्ति के जज्बात उस वक्त जाग जाते तो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आते, फिर हुकूमत कैसे होती? तो अंग्रेज़ों ने चाहा कि इसको यहीं रोक दिया जाए, इसको यहीं बंद कर दिया जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो उन्होंने उस मजमुए को, सोज़े वतन को ज़ब्त कर लिया, पाबंदियां लगा दी कि दोबारा ऐसा नहीं लिखोगे आप। उनको धनपत राय तो पता नहीं था, नवाब राय था। इनको बुलाया गया, समझाया गया कि नवाब राय साहब आप इस तरह की चीज़ें अब नहीं लिखोगे। अगर आप जो कुछ भी लिखोगे, इसके अलावा भी जो भी मौज़ूआत पे आप लिखते हो, तो पहले कलेक्टर ऑफिस के अंदर आओगे, अपनी तख्लीकात को जमा कराओगे, वहाँ इसका मुताला किया जाएगा, गौर व फिक्र किया जाएगा। अगर आपके मजमून फिर ऐसे होते हैं कि जो बगावत के हामिल हों, तो उनको रद्द कर दिया जाएगा, और अगर बगावत की बू उसके अंदर से नहीं आई तो वो आपके शाये किए जाएंगे। पाबंदियां प्रेमचंद के ऊपर लगा दी गई थी, नवाब राय के ऊपर लगा दी गई थी। प्रेमचंद ने इस बात को समझा, इसको जाना, और बेहतर यही जाना कि नवाब राय के नाम को ही आपने छोड़ दिया, और आगे के जो आपके अफसाने हैं वो प्रेमचंद के नाम से आप लिखने शुरू कर दिए। तो नवाब राय इस तरह से प्रेमचंद में तब्दील हो गए थे। मुसन्निफ से कहा गया कि वो आइंदा जो कुछ लिखे वो कलेक्टर को दिखाकर और इजाज़त लेकर छपने के लिए भेजे। इस पाबंदी के बाद उन्होंने अपना कलमी नाम प्रेमचंद रख लिया। रिसाला ज़माना के दिसंबर 1910 के शुमारे में उनकी कहानी बड़े घर की बेटी शाया हुई। इसके बाद आपने अपने मौज़ूआत में थोड़ी तब्दीली की, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत थी। अब सीधे सीधे अगर खिलाफत करते हैं तो कार्यवाही का डर रहता है, कुछ ना कुछ पाबंदियाँ उनके ऊपर फिर आयद हो जाती। तो उन्होंने मौज़ूओं में मौज़ूआत में बदलाव किया। और किस तरह से बदलाव किया कि अब वो सियासी और हुर्रियती जज्बात को छोड़कर उनको अपने अफसानों में खुफिया करके, मुख्फी करके मुआशरे की इस्लाह के मौज़ूआत को इस्तेमाल करने लगे। अब मुआशरे की बुराइयों को दूर करने का तरीक़ा आपने अपने अफसानों के ज़रिए निकाला। नीचे तबके के, गरीब तबके के लोगों के, किसानों के मसलों को आपने पेश करना शुरू कर दिया। और यहाँ भी आपने हुर्रियत के जज्बात रखे, आज़ादी की तमन्नाएं रखी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बातें की, लेकिन मुख्फी तौर पर। सीधे सीधे आपने बराह रास्त कुछ नहीं कहा, मुख्फी तौर पर आपने कहा, क्योंकि पाबंदियाँ अगर हो जाती तो फिर इनका कलाम कैसे आगे बढ़ पाता, कैसे इनकी तख्लीकात मंजर आम के ऊपर आ जाती, सबके ऊपर पाबंदी लग जाती, सबको दबा लिया जाता, छुपा लिया जाता। तो मशहूर होने के लिए ज़रूरी था कि इस तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल किया जाए
जो सीधे तौर पर बराह रास्त हुकूमत की हुक्मतुली ना करें, हुकूमत के खिलाफ नज़र नहीं आए। हालांकि नज़रिया उनका यही होता था कि मुल्क को आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों के यहाँ से छोड़े बगैर हमारा मुल्क चैन से नहीं रह सकता। ये जो बदहालियाँ मुआशरे की आपने देखी थी, किसानों के बुरे हालात देखे थे, मज़दूरों के बुरे हालात देखे थे, आवाम की ज़िंदगी ख़राब थी, उसकी जड़ अंग्रेज़ी हुकूमत थी। अंग्रेज़ी हुकूमत को हटाए बगैर इसको दूर नहीं किया जा सकता। गांधी जी भी ये बात समझ चुके थे और प्रेमचंद भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे कि हर कश्मकश की जड़, हर परेशानी की, हर बदहाली की जड़ अंग्रेज़ हुकूमत है। अंग्रेज़ हुकूमत नहीं जाएगी तब तक हम चैन और सुकून से नहीं रह सकते, तब तक हम आराम से नहीं रह सकते। तो आपने फिर धीरे धीरे मुख्फी तौर पर कोशिश की और अपने अफसानों के ज़रिए इस बात को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद के नावल इसरार मुआबिद और सोज़े वतन में शामिल कहानियों का ये पहलू बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए समाज की बुराइयों और अंग्रेज़ी हुकूमत की चालबाजियों से आवाम को आगाह किया है। अब यहाँ पर उनका मौजू बताया जा रहा है, वजाहत हो रही है उनकी किरदार की, उनके अंदाज की, कि वो किस अंदाज के नावल लिखा करते थे, किस अंदाज के अफसाने लिखा करते थे। तो अभी हम बात कर चुके हैं बच्चों, ये जो सोज़े वतन है आपका अफसानवी मजमुआ था और इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया गया था। तो ज़ब्ती इसीलिए हुई थी क्योंकि अंग्रेज़ों को इससे ख़तरा था। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि हमारे ख़िलाफ़ बगावत उठ खड़ी होगी। इसमें इस तरह के मौज़ूआत शामिल किए गए थे। इसमें सोज़े वतन में 5 कहानियाँ शामिल थीं। एक तो इनका पहला दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का अनमोल रतन शामिल था, पहला अफसाना, और 4 अफसाने और इसके अंदर शामिल थे। 5 अफसानों का मजमुआ था और इसमें वतन परस्ती के जज्बात को उभारने की कोशिश की गई थी, लोगों को आज़ादी के लिए खड़े होने की तरगीब दिलाई गई थी, मुआशरती हालात की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई थी, पस्त हाली की तरफ इशारा किया गया था। तो अंग्रेज़ों को इससे ख़तरा महसूस हुआ और इन्होंने इसे ज़ब्त कर लिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसरार मुआबिद इनका नावल है, इसमें भी मुआशरती कश्मकश, तबकाती कश्मकश को उठाया गया है। और सोज़े वतन ये कहानियों का मजमुआ है, इसके अंदर भी बच्चों बगावती बातें की गई हैं, इसके अंदर भी मसलों को उठाया गया है जिनसे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए थे। तो इससे वजाहत हो जाती है कि उन्होंने अपनी तहरीर के ज़रिए समाज की बुराइयों और अंग्रेज़ी हुकूमत की चालबाजियों से आवाम को आगाह किया। दोनों काम आप बक वक्त कर रहे थे। समाज की बुराइयों को दूर करने की भी कोशिश कर रहे थे, समाज की उलझनों को भी आप देख रहे थे, मसाइलों से भी आप जानकार थे, पता था आपको क्या मसले पेश आ रहे हैं हमारे, उनके हल क्या हैं, और साथ ही अंग्रेज़ी हुकूमत की चालबाजियों को भी आप बखूबी समझते थे। और आप इस बात को भी जान चुके थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत को यहाँ से उखाड़ फेंके बगैर हमारी बदहाली ठीक नहीं हो सकती, हम सही रास्ते के ऊपर नहीं आ सकते। तो पूरी कोशिश आपकी ये थी कि किसी तरह अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा किया जाए। इस तरह वो अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहते थे। प्रेमचंद के इस इरादे की वजह हिंदुस्तानी मुआशरे में फैला हुआ इंतशार था। इंतशार यानी घबराहट, बेचैनी, बदअमनी। हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ हमारे ऊपर हाकिम थे और खूब जुल्म सितम हमारे ऊपर क्या करते थे, तरह तरह के टैक्स हमारे ऊपर लगा रखे थे। आमदनी इतनी नहीं थी, इनकम इतनी नहीं थी, लेकिन खूब दबाया जाता था, खूब कुचला जाता था। मज़दूरों की और किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाना बहुत ज़रूरी था। अब अंग्रेज़ों को किस तरह से भगाया जाए, प्रेमचंद की इतनी ताकत नहीं थी। जो ताकतवर लोग हैं या जो जिन तरीके से कामों को अंजाम दे रहे हैं, सबके लिए अलग अलग तरीके बना दिए गए थे, वो काम कर रहे थे। तो प्रेमचंद ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि वो कलम के ज़रिए इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के मौज़ूआत का अपनी तख्लीक़ात में इस्तेमाल करेंगे जो बगावत की आवाज़ बुलंद करे, अंग्रेज़ों की मुखालफत को बढ़ावा दे। समाज के अंदर जो कश्मकश फैल रही है, जो समाज के सामने मसाइल थे, मुआशरे के सामने मसाइल थे, उन मसाइल को अपनी कलम के ज़रिए बाहर लाने की, ऊपर लाने की कोशिश की और उनके हल भी आपने तजवीज़ किए। उनको सही किस तरीके से किया जाए, ये तजवीज़ें भी आपने अपने कलाम के ज़रिए पेश की। तो ये आप देखिए यहाँ पर कहते हैं प्रेमचंद के हवाले से, इस तरह वो अपने मुआशरे की इस्लाह करना चाहते थे। मुआशरे के मुस्लिह थे, हमदर्द थे, बुराइयों को दूर करने की जुस्तजू करते थे, कोशिश करते थे। अब जैसा जिसका कुव्वत है, जैसा जिसका इख्तियार है, उसने उस तरीके से काम किया।
गांधी जी की जितनी क़ुव्वत थी, जितना तरीक़ा गांधी जी को कर सकते थे उन्होंने उस तरीक़े से किया। भगत सिंह जिस तरीक़े से कर सकते थे उन्होंने उस तरीक़े से किया। सुभाष चंद्र बोस जिस तरीक़े से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले सकते थे उन्होंने उस तरीक़े से लिया। प्रेमचंद भी मुहिब्बे वतन थे, इन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया, कलम के ज़रिए अपनी बात को आगे बढ़ाया और कलम के ज़रिए अंग्रेज़ों की सामने मुखालिफत भी की, अंग्रेज़ों के सामने खड़े भी हो गए और मुआशरे की बुराइयों को भी आपने अपने कलम के ज़रिए दूर करने की कोशिश की, उनको भी आपने मसलहत से दूर करने की कोशिश की। और प्रेमचंद का इरादा क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ पर कशमकश फैली हुई थी, हम परेशान थे, इंतशार फैला हुआ था हमारे मुआशरे के अंदर, तो सबसे ज़्यादा अमन व सुकून ज़रूरी था कि अमन व सुकून फैलाया जाए, बदअमनी दूर की जाए, जो घबराहट है वो बेचैनी है लोगों को तस्कीन दिलाई जाए कि आप अंग्रेज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो अंग्रेज़ भी यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं और हम हमारा खुशहाल मुआशरा बना सकते हैं, खुशहाल समाज हमारा बना सकते हैं। देहात और शहरों की हालात देखते हुए मुल्क के बड़े सियासी रहनुमाओं, सभी जगह ये हालात थी, देहात में भी ऐसे ही हालात थे और शहरों में भी यही हालात थे। इंतशार हर जगह फैला हुआ था, घबराहट और बेचैनी हर जगह फैली हुई थी, हर शख्स अंग्रेज़ों की हुक्मरानी से परेशान था। उसमें देहाती भी शामिल कर दिए हैं और उसमें शहरी भी शामिल कर दिए हैं। तो ये बात मुल्क के बड़े सियासी रहनुमाओं को पता चल चुकी थी, वो भी एहसास रखते थे, वो भी मालूमात रखते थे कि अंग्रेज़ों की वजह से हमारे मुल्क के बाशिंदों को परेशान होना पड़ रहा है। तो ये हालात देखते हुए मुल्क के बड़े सियासी रहनुमा जो भी उस वक्त थे और ख़ासकर गांधी जी की तरह प्रेमचंद ने भी महसूस किया कि इस भयानक बिगाड़ की जड़ गुलामी की मिट्टी और फिज़ा की वजह से मजबूत हो रही है। जो हमारी बदहाली थी, जो बदअमनी थी, जो इंतशार था, लोगों के बीच में घबराहट थी, तो सभी ने महसूस किया। जो उस वक्त सियासी रहनुमा थे उसमें गांधी जी को भी शामिल कर लिया और फिर साथ में प्रेमचंद को भी कह दिया कि प्रेमचंद भी ये बात समझ चुके थे कि गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुए बिना हम तरक्की नहीं कर सकते, हम अपनी घबराहट, अपनी बेचैनी, अपनी कमियों को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मसाइल से लड़ें कि अंग्रेज़ों से लड़ें। अंग्रेज़ तो खुद एक मसला बनकर पेश हो गए थे, मसला बनकर बैठे हुए थे और हमारे सामने बहुत सारे मसाइल थे, हमारे मुआशरे में बहुत सारी कमियां थी, उनको भी दूर करना था। तो सबसे पहला तरीका ये निकाला गया, सबसे पहली तजवीज़ ये की गई कि पहले अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हैं, पहले अंग्रेज़ों को बाहर करते हैं और उसके बाद दोबारा अपने मसाइल के सामने खड़ा हुआ जाएगा, अपने मसाइल से मुकाबला किया जाएगा, फिर गरीबी से मुकाबला किया जाएगा, तंगहाली से मुकाबला किया जाएगा और दूसरी जो चीज़ें हैं मुआशरे के अंदर फैली हुई हैं, ख़वातीन के ऊपर जुल्म हुआ करता था, पढ़ाई के हालात इतने अच्छे नहीं थे, काम की हर जगह कमी थी, रोज़गार की कमी थी। इन मसाइल से तब लड़ा जा सकता है कि जब हम अपने चीज़ें, अपना हुकूमत अपने इख्तियार में रख सकते हैं। अभी तक हमारे इख्तियार में हमारी हुकूमत नहीं थी, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते थे, कोई हमारे लिए प्लानिंग नहीं थी, हम प्लानिंग नहीं कर सकते थे। तो ज़रूरी ये था कि पहले अंग्रेज़ों को हटाया जाए, अंग्रेज़ों को से हुकूमत ली जाए और फिर आगे बढ़कर अपने कामों को, अपने मसलों को हल किया जाए। लिहाजा मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के बाद ही यहाँ के गरीब लोग इंसानों की तरह जी सकेंगे। उससे पहले जो ज़िंदगी थी वो इंसानों वाली ज़िंदगी नहीं थी, वो जानवरों से बदतर ज़िंदगी जी रहे थे। तो जो मसले पेश आ रहे थे, तो ये हल निकाला गया कि ये जो हमारी इंतशार फैला हुआ है, ये जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, जो मसले पेश हैं, जो हमारे पर जुल्म सितम हो रहा है, इसकी जड़ गुलामी है। गुलामी ख़त्म करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अपने इस एहसास को सियासी लोगों ने जद्दोजहद आज़ादी का रूप दिया और प्रेमचंद ने अपने इस एहसास को तहरीर में ढालकर नावलों और अफसानों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया। अब मैंने आपको बताया कि जैसी जिसकी क़ुव्वत थी, जैसे जिसका इख्तियार थे, वो उसी तरीके से काम करने लग गया। तो जो सियासी लोग थे उन्होंने इसको तहरीक आज़ादी का रूप दे दिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चला दी, भगाने के लिए अलग अलग मौक़ों के ऊपर वो खड़े होने लग गए, अलग अलग जगहों के ऊपर अंग्रेज़ों की मुखालिफत करने लग गए। और प्रेमचंद क्योंकि सियासी नहीं थे, इन्होंने अपनी तहरीर को ज़रिया बनाया, अपने नावलों के ज़रिए बात को आगे बढ़ाया, अपने अफसानों के ज़रिए अंग्रेज़ों की मुखालिफत की। इस तरह से ये अपना मुहिब्बे वतन होने का फ़र्ज़ निभाते चले गए। वतन से जो इनकी मोहब्बत है वो इनके अफसानों से, इनके नावल वगैरह से ज़ाहिर होती है।
प्रेमचंद की सवानें पढ़ने से साबित होता है कि उन्होंने जिंदगी के जैसे जैसे दौर देखे उन्हें किसी ज़हीन और हसास शख्स की तरह अपने दिलो दिमाग पर नक्श कर लिया। हसास यानी महसूस करने वाला, जिसका दिल कमियों को महसूस करे, जिसका दिल बुराइयों की जड़ को जाने, जिसका दिल इंसाफ पसंद हो, वो शख्स हसास कहलाता है। तो ज़हीन भी थे और हसास भी थे। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कई तरह के हालात से सामना किया है, कई तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, अच्छाइयाँ भी आपने देखी है, मुआशरे की बुराइयाँ भी आपने देखी हैं, मुआशरे में जो तफरीक़ात थी तफरीक़ात को भी देखा है, मुआशरे के अंदर गरीबी की वजह से जो हालात सामने आते हैं वो भी आपने देखा है। आप मशरक़ी यूपी से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ पर उस वक्त किसानों के क्या हालात थे आपने बड़े करीब से देखा है, और किसानों की ज़िंदगी को आपने अपनी तहरीर के अंदर शामिल किया है, किसानों को, मज़दूरों को अपना हीरो बनाकर पेश किया है। तो जो नज़ारे इनको नज़र आते थे, जो जो इनके सामने ज़िंदगी के अंदर वाक़यात होते, इनको ये किसी ज़हीन और हसास शख्स की तरह अपने जहन में रख लेते और जब भी मौका मिलता अपने अफसानों में, अपने नावल में, अपनी दिगर तख्लीक़ात में उन चीज़ों को शामिल कर लेते और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते। उन पर गौर करने के बाद ये फैसला किया कि ज़िंदगी के इन सच्चाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए नावलों, अफसानों और मज़ामीन से बेहतर कोई ज़रिया नहीं है। उन्होंने जो ज़िंदगी में देखा, जो तजुर्बे हासिल किए, अब खुद ने तो देख लिया, लेकिन अब लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे पता चले कि इस हमारे मुल्क के इस कोने के अंदर इस तरह के हालात हैं, किसानों की ज़िंदगी इतनी ख़राब हो रही है, मज़दूरों की ज़िंदगी इतनी ख़राब हो रही है, तो कौन उठाए मज़दूरों की बात, कौन मज़लूमों की बात उठाए। तो उन्होंने उसको देखा, उनके मसाइल को देखा, समझा, उसको महसूस किया और महसूस करने के बाद उसे अपनी तहरीर के ज़रिए मंजर आम पर लेकर आए, लोगों के सामने पेश किया। वही बातें आ रही हैं जो तरक्की पसंद तहरीक के अंदर हम देख चुके हैं, जो तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरत थी। वहाँ पर भी यही बात की गई थी कि अदब को ज़िंदगी से जोड़ा जाए, अदब को मज़े के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, अदब को लोगों के मसाइल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और प्रेमचंद शुरू से वही करते जा रहे थे। लोगों के दर्द को देखते, दुख दर्द को देखते, उसको समझते और उसको दूर करने के लिए कोशिश में लग जाते, जद्दोजहद करने लग जाते। बड़े तबके के दुख को देखते तो उसे अपने अफसानों के ज़रिए, अपने नावल के ज़रिए पेश करते और फिर लोगों के सामने लेकर आते। तो फिर उसके ऊपर बात होती तो कुछ ना कुछ उसका हल भी निकलता, उस कमियों को दूर करने के लिए प्लान भी बनते। तो जितनी इनसे खिदमत हो सकती थी वो मुआशरे की कर रहे थे। अपने तजुर्बों और मुशाहिदों को आवाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमचंद ने बहुत सादा, सलीस और पुरअसर ज़बान का इस्तेमाल किया है। उनकी ज़बान के बारे में बात हो रही है तो बच्चों, प्रेमचंद की ज़बान आसान ज़बान है। प्रेमचंद मुश्किल के हामी नहीं हैं, मुश्किलात पैदा नहीं करते, बनावटी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, वो आसानी पैदा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने कलाम को आसान बनाता हूँ, उसमें मुश्किल अल्फाज को बिल्कुल हटा देता हूँ, मैं मुश्किल का हामी नहीं हूँ। प्रेमचंद का खुद का कलाम है, खुद का कहना है उनका। और आप उनकी तहरीरें देख लीजिए, हर अफसाना, हर उनका नावल इस तरह का मिलेगा कि कोई मामूली जानकार भी, जिसको ज़बान की मामूली जानकारी है, वो भी उन अफसानों को पढ़ सकता है, उन अफसानों को, नावलों को समझ सकता है। तो यही चीज़ आवाम को उनसे जोड़ती है। आवाम को जोड़ने के लिए ज़रूरी है, आवाम से जुड़ाव रखने के लिए ज़रूरी है कि आवाम की ज़ुबान के अंदर बात की जाए, आम ज़ुबान में बात किया जाए। प्रेमचंद आम ज़ुबान के अंदर बात किया करते थे, जो सादा ज़बान है, आम बोलचाल की ज़बान है, गाँव देहातों की ज़बान है, उस ज़बान के अंदर बात कहा करते थे। इसीलिए आपकी बात असर रखती थी, क्योंकि सीधी बात है, सच्ची बात है, साफ गोई से कही गई बात है, कोई बनावट उसके अंदर नहीं है, बनावटीपन नज़र नहीं आता, सादगी नज़र आती है, तो वो बात असर करती है। जो सादा ज़ुबान में असर होता है वो बनावटी ज़ुबान में असर नहीं होता। उनके कलम से निकली हुई बातें पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। वो उर्दू के साथ साथ रोज़मर्रा के हिंदी के अल्फाज भी मुनासिब जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू के अंदर आपकी बड़ी तादाद के अंदर तख्लीक़ात मौजूद हैं, और उसके बाद जब आपने हिंदी में रुजू किया तो हिंदी में भी आपने बड़े दर्जे की, आला दर्जे की किताबें लिखी हैं, आला दर्जे के नावल और अफसाने वगैरह लिखे हैं। लेकिन जब आप उर्दू लिख रहे थे तो उर्दू में भी आपने
उर्दू के मुश्किल अल्फाज को तर्क कर दिया और उसकी जगह के ऊपर आप हिंदी के रोजमर्रा बोले जाने वाले हिंदी के अल्फाजों का इस्तेमाल करने लगे। इनकी उर्दू तहरीर देखिए, आप उर्दू अफसाने देखिए, तो वहां पर भी आपको आम बोलचाल के लफ्ज मिलेंगे जो अमूमन हिंदी जुबान के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इन्होंने मुश्किल नहीं देखी, जहां मुश्किल लफ्ज मिला उसको हटाकर आपने दूसरी जुबान का इस्तेमाल कर लिया। हिंदी के अंदर जब आपके अफसाने देखोगे तो उसमें उर्दू जुबान के भी बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, वो अल्फाज जो आम बोलचाल के हैं। वहां मुश्किलात का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जो समझने में भी आसान हो और पढ़ने में भी आसान हो, देखने में भी उसमें आसानी रहे। उनके नावलों और अफसानों में मकसद परस्ती और समाजी फलाह और बहबूद के एहसास के साथ साथ दिलचस्प किरदार और मज़ाहिया किरदार भी हैं। हर फ़न के तकाजे के ऊपर आप पूरा उतरते हैं। फ़न के जो अज्जाए तरकीबी हैं उन तरकीबी के मुताबिक आप अपने अफसानों को, अपने नावलों को लिखते हैं। हर जो उसका पहलू होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा दिलचस्प होता है और कारी को बांधे रखता है। वहाँ बोरियत नहीं होती, दिल मलूल नहीं होता कि इसको बीच में छोड़ दें। हर किरदार भी आपका दिलचस्प होता है, सोचा समझा किरदार होता है, जीता जागता किरदार होता है। साथ ही कुछ मज़ाहिया किरदार भी आपने अपने अफसानों में या अपनी तख्लीकात में शामिल किए हैं। प्रेमचंद ने उनके ज़रिए ज़िंदगी का खुशगवार पहलू पेश किया है और पढ़ने वालों पर वाज़े किया है कि आदमी सख्त से सख्त हालात में भी ज़िंदगी से जी लगाने और दुखों की बर्दाश्त करने के पहलू निकाल ही लेता है। इंसान की फितरत बयान की है कि चाहे कितना ही बड़ा दुख आ जाए, कितना ही बड़ा दर्द आ जाए, गम आ जाए, लेकिन इंसान इतना सख्त मिट्टी का बना होता है, इतना सख्त बना होता है कि मुश्किल हालात के अंदर भी ज़िंदगी जीने का पहलू निकाल ही लेता है, ज़िंदगी जीने का तरीका निकाल ही लेता है, चलने की राह को वो साफ कर ही लेता है। ये इंसान की फितरत बताई गई है। हम मुश्किलात से घबराते नहीं हैं, कोशिश करें तो हर काम आसान हो सकता है, हर काम को आसान बना सकते हैं और उसको हम पूरा कर सकते हैं। और प्रेमचंद ने अपने तख्लीकात के ज़रिए इस बात को वाज़े किया, इस बात को समझाया है, उनके किरदारों के ज़रिए बताया है कि इनके किरदार आवाम से जुड़े हुए किरदार हैं। अभी बताया है कि आम लोगों के मसलों को उठाते हैं, समाजी फलाह के कामों को उठाते हैं, माशरे के अंदर जो निचले तबके हैं जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, जिनको दबाया जाता है, उन तबकों की बात करते हैं, लेकिन उन तबकों के अंदर भी उम्मीद की रोशनी दिखाते हैं। वो भी आखिर में सब कुछ बदल डालने की हिम्मत रखते हैं, सब कुछ बदल डालने के हौसला रखते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। आपके किरदार अपने कामों को अंजाम भी देते हैं, जो इनके हक में लिखा हुआ है, जितनी मेहनत इनको करनी है वो करके ही छोड़ते हैं। कामयाबी मिलना या न मिलना उनके हाथ में नहीं है और यही ज़िंदगी का असूल है। हमें अपनी मेहनत को के अंदर कमी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा पूरी शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए, पूरी ताकत से मेहनत करनी चाहिए। कामयाबी मिलना या ना मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हम कामयाब होते हैं और कई बार हम नाकामयाब भी हो जाते हैं। तो कामयाबी के अंदर ज़्यादा खुश ना हो, उसको सुकून से तस्लीम करें, और नाकामयाब हो जाएं तो परेशान ना हो, उसको भी आप तस्लीम करें, उसको भी आप दिल से मानें और दोबारा दुगनी ताकत से मेहनत करने की कोशिश करें। प्रेमचंद ने अपने अफसानों के ज़रिए इन्हीं मसलों को सामने पेश किया है, लोगों के अंदर जोश और जज्बा भरा है, तरगीब दिलाई है, मुआशरे की बुराइयों को दूर करने की आपने अपने अफसानों के ज़रिए, अपने नावलों के ज़रिए कोशिश की है। प्रेमचंद के नावलों का माहौल, उनके किरदार ज़्यादातर देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने देहाती ज़िंदगी के आम किरदारों को अपनी कहानियों का हीरो बनाया है। आप उनके ज़्यादातर अफसाने, ज़्यादातर नॉवल देखोगे तो आवाम से जुड़े हुए किरदार उनके हीरो नज़र आते हैं। वो कोई बहुत ताकतवर नहीं होते, वो हवा में उड़ने वाले किरदार नहीं होते, वो जादू करने वाले किरदार नहीं होते, बहुत खूबसूरत नहीं होते, झुर्रियों वाले, हड्डियाँ निकले हुए कमज़ोर से देहाती को ये अपना हीरो बना देते हैं, उसके ज़रिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देहात से जुड़ी हुई कहानियाँ आपने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। देहात में भी मशरक़ी यूपी की कहानियाँ, आपके मशरक़ी यूपी के हालात आपकी कहानियों के अंदर शामिल हैं। इसकी वजह यह है कि प्रेमचंद भी गांधी जी और टैगोर वगैरह की तरह इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि हिंदुस्तान की असल आबादी गाँव में बसती है और गांव के बाशिंदों की सादगी और मासूमियत हिंदुस्तानी मुआशरे की रूह का एक नागुज़ीर जुज़ू है, नागुज़ीर जिसको अलग ना किया जा सके, जिसको चाहकर भी नहीं हटा जा सके, और जुज़ू यानी हिस्सा। हिंदुस्तान की जो देहाती अवाम है, जो गांव है, वहां हिंदुस्तान की रूह बसती है,
गांधी जी का मानना था, ये टैगोर का मानना था। गांवों के अंदर हिंदुस्तान की रूह बसती है और वो रूह इतनी पाकीज़ा है, इतनी मासूम है कि पूरे हिंदुस्तान की मासूमियत उस गांव की मासूमियत से बनी है। शहरों के अंदर जो चालाकियां हैं वो गांवों के अंदर चालाकियां नहीं मिलेंगी। शहरों के अंदर जो धोखाधड़ियां हैं वो धोखाधड़ियां आपको गांवों के अंदर नहीं मिलेगी। गांव में मोहब्बत मिलेगी, इखलास मिलेगा, खुलूस के साथ आपसे मिलेंगे, अच्छे इखलाक के साथ आपसे मिलेंगे। वो जो इंसानियत आप देखोगे तो आप शहर वालों को भूल जाओगे। शहर वालों की हरकतें आपको गुज़ीर नजर आएंगी, वो आपको परेशान करने वाली नजर आएंगी। तो आपने देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की है। देहात के लोगों के रहन सहन, चाल चलन, चाल ढलन, उनकी सादगी, उनकी रूखी सूखी रोटी खाकर भी खुश रहने का जज्बा, कुछ ना मिले तो रोटी पानी के साथ नमक लगाकर पीकर उससे खुश रह जाते हैं, वो जज्बा आपको देहातों में नजर आएगा। वो शहरों में कहाँ है जज्बा? वो शहर के लोगों तो अपनी ख्वाहिशात के अंदर मरे जा रहे हैं, अपने आप की तमन्नाओं को पूरी करने के अंदर मरे जा रहे हैं। जबकि गांव के अंदर जुड़ाव होता है, एक दूसरे के दुख दर्द को देखा जाता है। वह दुख में भी सब साथ हैं, सुख में भी सब साथ हैं। कोई खुशी का मौका होता है तो पूरा गांव जमा हो जाता है, पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। और जब दुख का मुकाम होता है, दुख का मौका होता है, तब भी पूरा गांव दुख बटाने के लिए, दुख और गम कम करने के लिए मौजूद रहता है। शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में आदमी वीरान हो गया है, आदमी अकेला हो गया है, जबकि गांव आबाद है, गांव में आबादियां हैं, खुशियां हैं। आपने अपनी पिछली जमातों में दास्तान और अफसाने पढ़े हैं। इन्हें पढ़ते हुए आपने महसूस किया होगा कि दास्तान का मुसन्निफ किरदार या वाक़े का बयान कई ज़ाविये से इख्तियार करते हुए करता है और बहुत तफसील से काम लेता है। दास्तानें आपने पढ़ी हैं। एक दास्तान का हिस्सा, छोटा हिस्सा, मुख्तसर सा हिस्सा आपके लिए सबक के तौर पर भी शामिल किया गया है। दास्तानें बच्चों बड़ी तवील होती हैं, बड़ी लंबी होती हैं और एक दास्तान के अंदर कई दास्तानें शामिल होती हैं, कई कहानियां शामिल होती हैं और वो भी बड़ी तवील होती हैं। दास्तान आसानी से ख़त्म नहीं होती। आप पढ़ते जाओ, उसमें अलग अलग जुज़ निकलते जाएंगे, अलग अलग हिस्से उसके निकलते जाएंगे, कहानी से कहानी पैदा हो जाएगी, एक से दूसरा, फिर कहानियों के अंदर फिर कहानी, फिर ख्यालात में किस्सा चलता रहता है। बहुत तवील हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं और अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज़ाविये इख्तियार करते हुए दास्तान का मुसन्निफ दास्तान पेश करता है। अलग अलग तरीक़ों से दास्तान को लिखता है। अफसाने का मुसन्निफ दास्तान लिखने वाले के मुकाबले बहुत इख्तिसार के साथ और इशारों कुनायों में अपनी बात कहता है। दास्तान तवील होती है और अफसाना मुख्तसर होता है। अफसाना इख्तिसार के साथ लिखा जाता है, वहाँ पर वजाहत नहीं होती, वहाँ पर वहदत होती है, वहाँ पर असर भी एक होता है, वहाँ पर किरदार भी बहुत कम होते हैं, वहाँ पर कहानी का मौजू भी एक होता है और कहानी जिस मकसद के लिखी जा रही है वो मकसद भी एक होता है। अलग अलग मकसदियत अफसानों के अंदर नहीं होती, जबकि दास्तान के अंदर कई मकसद एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। दास्तान क्यों कहना चाहते हैं, कई कहानियाँ उसमें जुड़ी रहती हैं। तो दास्तान तवील है, लंबाई के साथ लिखी जाती है और अफसाना इख्तिसार के साथ लिखा जाता है। क्योंकि हम पहले इसका मुताला कर चुके हैं, हम दास्तान भी जान चुके हैं, हम अफसाने भी जान चुके हैं, हम नावल भी जान चुके हैं, तो आपको तरीक़ाकार पता चल गया है कि किस सिन्फ को किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या उसकी खूबसूरती है, क्या इसकी खासियत है। दास्तान तवील है लेकिन दास्तान के आशिक भी खूब हैं, दास्तान भी खूब मकबूल है, बहुत पढ़ी जाती है, दास्तान कही भी जाती है, महफिलें जमा होती हैं, महफिलों के अंदर बैठकर दास्तान गो दास्तान कहते हैं। ऐसे ही अफसाना ये भी बहुत मकबूल है, मकबूल सिन्फ उर्दू अदब की। और नावल भी अपना मुकाम रखती है और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। तीनों के तरीक़े अलग हैं लिखने के, तीनों के ज़ाविये अलग हैं और तीनों के पैगाम देने के जो तरीक़े हैं, जो लिखने का तरीक़ा है वो भी अलग अलग है। तो इन इशारों कुनायों की तह तक पहुँचने के लिए पढ़ने वाले को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। ये अफसानों की बात हो रही है, अफसाने के अंदर आपको इशारों कुनायों के अंदर बात मिलेगी, वहाँ पर इख्तिसार के साथ बात कहनी होती है, बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कह सकते। वहाँ इतना मौका नहीं होता कि कहानी को लंबा खींचा जाए, जितना शॉर्ट किया जाएगा उतना वो कहानी दिलचस्प होगी। अफसाने को, मुख्तसर अफसाने को इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। अब शॉर्ट छोटा, जो इख्तिसार के साथ लिखा जाए,
तो मुख्तसर तरीके से बात को पूरी पढ़नी पड़ती है। अब मुख्तसर करने का तरीका यह है कि बात को सीधे ना कहकर, बड़ा चढ़ाकर ना कहकर, इशारों किनारों में बात की जाए, इशारों का इस्तेमाल किया जाए, मुख्फी तरीके से बात की जाए। अब जो खुफिया बात की जा रही है तो वो कैसे पता चलेगी? वो कारी की जहानत से पता चलेगी, कारी कितना ज़हीन है, पढ़ने वाले का तरीका क्या है, किस तरह से वो पढ़ेगा, किस तरह से वो कहानी को देखेगा, उसको इसका असर किस तरह से लेना है, वो उसके ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर रहता है। अगर उसकी नज़र से कोई फ़कीरा या लफ्ज़ चूक जाए तो अफसाने के मानी खत्म हो जाते हैं। पढ़ने वाला ज़रा सा चूके, अफसाना के मायने गलत हो सकते हैं। खत के मायने उल्टे होना, गलत होना। अफसाना इख्तिसार के साथ लिखा जाता है, छोटे होने की वजह से बातें कुनायों में की जाती हैं, इशारों में की जाती हैं। एक भी लाइन अगर आपने छोड़ दी तो अफसाने का मज़ा ख़त्म हो सकता है, जबकि दास्तान में और नावल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात कहने के बहुत मौके होते हैं। एक बार अगर आपसे कोई बात छूट जाए तो आगे पढ़कर इतना बड़ा होता है, इतनी तवालत होती है उसमें कि आगे पढ़कर आप समझ जाते हैं कि हाँ, ये क्या बात चल रही है, किस मौजू के ऊपर बात हो रही है, जबकि अफसानों के अंदर इतना मौका नहीं मिलता। हर सूरत नावल में, ये सूरत नावल में नहीं होती क्योंकि उसमें किरदार और वाक़यात अक्सर पूरे फैलाव के साथ बयान होते हैं। अफसाना इख्तिसार के साथ लिखा जाता है, नावल के अंदर मौका रहता है। नावल के अंदर बात वजाहत के साथ की जाती है और अफसानों में बात इख्तिसार के साथ की जाती है। दास्तानों में भी कई जाविये इख्तियार करके, बड़ा चढ़ा के, लंबाई चौड़ाई के साथ बात तो की जाती है, लेकिन दास्तान के लिखने का तरीका अलग है और नावल के लिखने का तरीका अलग है, इसके अज्जाए तरकीबी अलग है। अफसाने में, नावल में एक शख्स की या कई अशखास की पूरी ज़िंदगी का हाल बयान किया दिया जाता है। जो कहानी है, उस कहानी के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पहलू हैं, उसको वजाहत के साथ पेश किया जाता है, सफाई के साथ उसको पेश कर दिया जाता है। जबकि दास्तान के अंदर कई कहानियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ जुड़ी होती हैं, दुनिया भर की सैर दास्तानों के ज़रिए की जा सकती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मुख्तसर अफसाना मुख्तसर तरीके से लिखा जाता है। छोटी सी बात भी अगर लाइन आपने चूक दी तो माने उल्टे हो सकते हैं, खप्त हो सकते हैं, जबकि नावल के अंदर ऐसा नहीं है। नावल के अंदर बात कहने के बड़े मौके होते हैं, बात कहने की बहुत सारी जगह हमें मिली हुई होती है। अब आते हैं बच्चों नावल बेवा के बारे में, क्योंकि हमें बेवा नावल का मुताला करना है। अगले हिस्से से हम जो नावल शुरू करेंगे, नावल बेवा के आगाज़ में दाननाथ और अमृत राय की बातों पर गौर कीजिए तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रेमचंद ने 3-4 सफ़ात में ही वो ख्याल अपने पढ़ने वालों पर अच्छी तरह वाज़े कर दिया है जिस पर नावल की तामीर हुई है। दाननाथ और अमृत राय दो दोस्त हैं और इस अफसाने के, इस नावल के अहम किरदार हैं। इनकी बातचीत शुरुआती बाब के अंदर दे रखी है। शुरुआती पहले और दूसरे बाब के अंदर कुछ सफ़ात पढ़ के आपको अफसाने का, नावल का मौजू पता चल जाता है, नावल का मरकज़ी ख्याल पता चल जाता है, नावल का मकसद पता चल जाता है। और ये अच्छे नावल की, उम्दा नावल की, जो फ़न्नी एतबार से मुकम्मल नावल की पहचान है, वो ये पहचान है कि नावल निगार अपने फ़न को इतना सादा और इतना आसान कर देता है कि कारी को शुरुआत में ही पता चल जाता है कि नावल का मौजू क्या है, नावल का मकसद क्या है। वो पढ़ने वाले के ऊपर वाज़ेह हो जाता है, पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है। इस नावल बेवा के अंदर भी दाननाथ और अमरनाथ की बातचीत शुरू होती है और शुरुआती बातचीत से ही अंदाज़ा हो जाता है, जब ये तकरीर सुनता है और दोस्तों के बीच में बात होती है, तभी बात सामने आ जाती है कि इस नावल का मौजू ख़वातीन की हालत है, विधवाओं की शादी का मौजू के ऊपर ये नावल लिखा गया है। ये नावल दबी कुचली औरतों की समाज के बराबर लाने की कोशिश करने के लिए लिखा गया है। ख़वातीन के जो ख़राब हालात हैं, विधवाओं की शादी नहीं की जाती है, उस मसले को बड़े ज़ोर शोर के साथ इस नावल के अंदर उठाया गया है। शुरुआत के अंदर ही हमें पता चल जाता है। आपकी इस किताब में नावल बेवा की इब्तदाई 9 बाब शामिल हैं ताकि आप इस सिन्फ़ अदब से बखूबी मुतारिफ़ हो चुके हैं। जो कुल नावल है वो 17 बाब के ऊपर मुश्तमिल है, 17 चैप्टर्स हैं उसके अंदर अलग अलग। यहाँ पर 8 बाब तो पूरे दे रखे हैं और 9वां बाब थोड़ा अधूरा दे रखा है, शुरुआत की है। तो 9 बाब यहाँ पर आपके लिए शामिल किए गए हैं, 9 हिस्से, 9 चैप्टर इस नावल के आपके लिए शामिल किए गए हैं ताकि आप नावल के फ़न से
मुतारुफ हो सकें, प्रेमचंद के फ़न से मुतारुफ हो सकें और आप देख सकें कि लिखने का तरीका क्या है, नॉवल किस तरह से लिखे जाते हैं। यहाँ पर हम 9 हिस्सों का ही मुताला करेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी लाइब्रेरी से या कहीं और से अगर आपको कोई नावल मिलता है तो आगे के बाब भी आप वो भी पढ़ें, उन नावल के बाब को भी समझने की कोशिश करें। प्रेमचंद का नावल बहुत मुख्तसर है, यानी सिर्फ 182 सफ़हात का। ये जो नावल बेवा है ये 182 सफ़हात के ऊपर ही मुकम्मल हो गया है, जो बहुत मुख्तसर है। नावल 200, 300, 400 पेजों तक चले जाते हैं और कई बार इससे भी ज़्यादा पेजों के ऊपर, सफ़हात के ऊपर वो आगे बढ़ जाते हैं। ये चंद सफ़हात पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि प्रेमचंद कितने दर्दमंद दिल के मालिक थे। उनकी ये दर्दमंदी और इंसानी दोस्ती उनके तमाम नावलों में मरकज़ी क़ुव्वत का दर्जा रखती है। जो प्रेमचंद को लिखने की ताकत मिलती है वो आपको उनकी दर्दमंदी इस नावल में भी देखने को मिलेगी। इंसानी दोस्ती की बात करते हैं, इंसानी हमदर्दी की बात करते हैं, वो अपने एहसासात को कलम के जरिए ज़ाहिर कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, जो देखते हैं। अभी हमने देखा है कि मुआशरे में जो देखते हैं उसको वो कलम के ज़रिए सामने पेश कर देते हैं। जो उनको नज़र आता है, जो उनके एहसासात हैं, जो उनके महसूसात हैं, उन्हीं को वो कलम के ज़रिए पेश कर देते हैं, कलम के ज़रिए सामने ला देते हैं। प्रेमचंद ने अफसानों की तरह अपने नावलों में भी देहात के साथ साथ शहर के मसाइल का बयान किया है। उनके ज़्यादातर नावल ऐसे हैं कि जो शहरी और देही ज़िंदगी में बटे हुए हैं। यानी अपने अफसानों के अंदर, अपने नावलों में आपने देहाती ज़िंदगी तो बताई है, साथ ही शहरी ज़िंदगी का भी कुछ हिस्सा आपने अपने नावलों के अंदर रखा है। और ज़्यादातर नावल आपके ऐसे हैं जहाँ पर शहरी और देहाती ज़िंदगी एक साथ आगे बढ़ती है, एक साथ दोनों तरह की कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, दोनों किस्से शहर की और देहाती ज़िंदगी के आगे बढ़ते हैं। मगर गोदान और बाजार हुस्न में शहर और गांव यकजा और एक दूसरे के मुकाबिल रखे हुए आईने बन गए हैं। गोदान के अंदर भी 2 कहानियां आपस में चलती हैं, होरी और धनिया की। एक कहानी शहर की है और एक कहानी गांव की है, और दोनों साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे का आईना पेश करती हैं। और बाजार हुस्न में भी ऐसा ही है कि शहर और गांव को एक साथ पेश किया गया है, शहर के मसाइल को पेश किया गया है। तो हसास शख्स थे, आपने मसाइल को ऊपर उठाया है। अब मसाइल शहरी मसाइल भी हैं, शहर के अंदर रहने वाले लोगों के सामने किस तरह के मौके पेश आते हैं, किस तरह के मसले पेश आते हैं, और गांव में रहने वाले लोगों का हाल क्या रहता है, वो भी आपने अपने अफसानों के ज़रिए, अपने नावलों के ज़रिए मंजर आम पर लेकर आए हैं, लोगों के सामने लेकर आए हैं। सबसे बड़ी बात है प्रेमचंद की दर्दमंदी और हमदर्दी। इंसानी दोस्ती के जज्बात उनके नावलों में, उनकी तख्लीकात में भरे पड़े हैं। जो वो सोचते हैं, जो वो देखते हैं, वो उनके अफसानों में मौजूद है, लेकिन साथ ही उनकी हमदर्दी और दर्दमंदी भी उनके नावलों में मौजूद है। आज प्रेमचंद नहीं है, लेकिन उनकी हमदर्दी हम उनके नावलों के ज़रिए एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमें पता है कि प्रेमचंद कितने दर्दमंद है, कितने दिल में उनके दर्द है, किस जगह के ऊपर वो रुक जाते हैं और किस जगह पर आगे बढ़ जाते हैं। आपके अफसानों के अंदर बखूबी साफ नज़र आती हैं चीज़ें। नावल बेवा पढ़ने से पहले अगर ये बात आपके जहन में रहे कि खुद प्रेमचंद ने भी अपनी दूसरी शादी एक बाल बेवा शिवरानी देवी से की थी, तो आप प्रेमचंद के किरदार के एक अहम पहलू से वाकिफ हो जाएंगे। प्रेमचंद अदीब के साथ साथ एक सरगर्म समाजी मुसल्लह भी थे और अदब के ज़रिए उन्होंने कौमी इस्लाह और तामीर का बीड़ा उठाया था। प्रेमचंद का नावल बेवा, जिसका हम मुताला करने वाले हैं, इसमें आपने बेवा ख़वातीन की शादी का मसला उठाया है। बेवाओं की शादी करना मज़हब के लिहाज से ख़राब समझा जाता था, वो मज़हब को भ्रष्ट करना था बेवाओं की शादी करना। बेवाओं के शादी के बारे में बात भी नहीं की जाती थी। जिस दौर में ये अफसाना लिखा है, ये नावल लिखा गया है बेवा, उस दौर में तो हालात और ज़्यादा ख़राब थे। अब तो फिर भी सुधार आ गया है, बेवाओं की शादी हो जाती है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त ये नावल लिखा गया है जो अपने आप के अंदर एक बगावत का ऐलान था। मुआशरे की इस कमी को दूर करना था, बहुत बड़ी कमी थी, बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, उस कमज़ोरी को दूर करने का आपने बीड़ा उठाया था जिस वक्त ये आपने अफसाना, जिस वक्त आपने ये नावल लिखा था। इस नावल के अंदर आपने विधवा विवाह की बात उठाई है, लेकिन आप सिर्फ दिखावे की बातें नहीं करते, सिर्फ तारीफ़ और वाहवाही की बातें नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी उन चीज़ों को जीते हैं। पूरी ज़िंदगी आपने सादगी की बात की, गरीबी की बात की, कमज़ोरी की बात की। आपने पूरी ज़िंदगी फटे कपड़ों के अंदर निकाल दी। 2 से ज़्यादा आपके पास जोड़े नहीं थे,
जूते भी आप फटे हुए पहनते थे, जहां जाते बड़ी बड़ी महफिलों में जाते। ये बात नहीं कि पैसे की कोई कमी थी, पैसे की कमी कोई नहीं थी आपके पास, लेकिन सादगी से रहना पसंद था। आप देखते थे कि मुआशरे के क्या हालात हैं, आप लोगों को देखते थे, दूसरे लोगों को, कि वो कैसे फटे हाल कपड़ों के अंदर हैं, पैबंद लगे हुए कपड़ों में, तो आप भी अपने कपड़ों में पैबंद लगा लिया करते थे। धोती में कई जगह पैबंद लगे हुए थे। आपकी जो खातून है, आपकी जो बीवी थी, इनके कपड़ों के अंदर, इनकी धोती के अंदर कई जगह पैबंद लगे हुए रहते थे, और ये बड़ी बड़ी महफिलों में जाया करती थी। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। कहना था इनका कि जो हम कहते हैं वही हम रहते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी हम हमारे अफसानों में जीते हैं वही हमारी असल ज़िंदगी है, और वो खुद भी वैसे के वैसे ही रहते थे। नावल बेवा के अंदर आपने बेवा खातून का मसला उठाया है, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आपने खुद ने भी एक बेवा से शादी की थी। आपकी जो पहली शादी हुई थी वो आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई थी, छोटी उम्र में शादी की थी, मर्जी के खिलाफ आपकी शादी की थी, और एक बदसूरत लड़की से कर दी गई थी। बात नहीं बनी, रिश्ता काफ़ी वक्त तक नहीं टिक सका, थोड़े दिन बाद ही वो आपको छोड़कर चली गई, अकेले रह गए। उसके बाद आपने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर, घर वालों के मना करने के बावजूद, एक बाल विधवा से शादी की। ये जो शिवरानी देवी थी, इनका शौहर बचपन में शादी हो गई थी, और शौहर भी इनका बचपन में ही इंतकाल कर गया था। उस वक्त आपने इनसे शादी की, और घर वाले, आपके समाज वाले आपके खिलाफ थे, कोई आपकी शादी से राजी नहीं था। खिलाफ जाके आपने ज़बरदस्ती इनसे शादी की। तो आपने मिसाल पेश करी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं, जिंदगी में उसको चीज़ को जीकर आपने बताया है, जिंदगी में जीकर आपने दिखाया है अपनी अफसानों को। एक सरगर्म समाजी मुस्लिह भी थे। मुस्लिह यानी इस्लाह करने वाला, जो इस्लाही काम करे। तो आप मुआशरे की बहबूदी सोचते थे, समाज को जो कशमकश चल रही है उसको दूर करना चाहते थे, उलझनों को दूर करना चाहते थे। जो मसले दरपेश हैं उन मसलों का आपने हल पेश किया है, उन मसलों को अपने अफसानों के ज़रिए सामने लेकर आए हैं, और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते थे, सुधारने की आपने कोशिशें बड़े ज़ोर शोर से की है, बड़ी कोशिशों शिद्दतों के साथ की है। यहाँ पर बच्चों प्रेमचंद की ज़िंदगानी से मुतालिक जो मालूमात हमें दी गई है मुकम्मल हो गई है। सबक का ये दूसरा हिस्सा है, इसमें हमने प्रेमचंद की ज़िंदगानी के हवाले से, उनकी तर्ज तहरीर के हवाले से, कलाम की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल की है। अगले हिस्से से हम हमारा प्रेमचंद का नावल बेवा की शुरुआत करेंगे, जो अलग अलग हिस्सों के अंदर आपके सामने पेश किया जाएगा। नावल बेवा 17 बाब के ऊपर मुश्तमिल है, 17 चैप्टर हैं। यहाँ पर शुरुआती 8 चैप्टर और 9वें चैप्टर का कुछ हिस्सा आपके लिए एक सबक के तौर पर दिया गया है, जिनका हम अलग अलग हिस्सों के अंदर मुताला करने वाले हैं। नावल बेवा बच्चों बाबू अमृत राय की कहानी है, जो बड़े सादा इंसान हैं, मतीन इंसान हैं, इज़्ज़त और हैसियत में बड़े हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके एक दोस्त हैं दाननाथ, इन दोस्त का नाम है बाबू अमृत राय, और दाननाथ बहुत गहरे दोस्त हैं। बाबू अमृत राय की शादी लाला बद्री प्रसाद की बेटी प्रेमा से तय पाई गई है, प्रेमा से शादी होने वाली है, दोनों मोहब्बत करते हैं। बाबू अमृत राय जो हैं इस किरदार, कहानी के, नावल के मरकज़ी किरदार भी हैं। इनकी पहले भी शादी हो चुकी है, जो प्रेमा की बड़ी बहन ही थी, लेकिन वो इंतकाल कर गई, तो अब बात प्रेमा पे आकर रुकी है। बाबू अमृत राय भी राजी थे, और लाला बद्रीनाथ भी इनसे शादी के लिए, लाली थे बद्री प्रसाद भी इनसे शादी के लिए अपनी बेटी की राजी थे, करना चाहते थे शादी। इसी बीच अमरनाथ जो एक मुकर्रिर है, मंदिर के अंदर आता है, पंडित अमरनाथ नाम का एक किरदार है जो मंदिर में आता है और सभाएं वगैरह करता है, तकरीर करता है, समाज सुधारने की कोशिश करता है, वो समाज सुधारक कह सकते हैं उसे। उसकी तकरीर के अंदर दाननाथ भी जाते हैं और बाबू अमृत राय भी जाते हैं। उस वक्त वो तकरीर देते हैं विधवाओं के विवाह के ऊपर, विधवाओं की हालात के ऊपर। हालात बताते हैं कि मुआशरे के अंदर विधवाओं की क्या हालात हैं, किस तरह से बदहाली के अंदर वो जिंदगी जी रही हैं। कोई उनसे शादी के लिए तैयार नहीं होता और उनकी शादियां भी नहीं हो पाती। तो वहाँ पर वो एक प्रतिज्ञा लोगों से करवाते हैं, पूछते हैं कि कौन कौन यहाँ पर ऐसे शख्स शामिल हैं जो अपनी बीवी को खो चुके हैं, जिनकी बीवी इंतकाल कर चुकी है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर हाथ उठाते हैं और फिर ये अहद करवाते हैं कि आप लोग में से वो लोग हाथ ऊपर उठाइए अब कि जो ये मानते हैं कि रनवे होने के बाद कुंवारी लड़की से शादी
नहीं करना चाहिए, ये इंसाफ के खिलाफ है। तो सभी के हाथ नीचे हो जाते हैं, कोई भी इस बात के ऊपर राजी नहीं होता है। लेकिन अमृत राय इस पर अपनी रजामंदी जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये ठीक है कि जो रंडवा हो चुका है, जिसने अपनी बीवी को खो चुका है, उसको कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है और मैं अब कुंवारी लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो अहद करते हैं वहां पर सबके सामने और इस बात के ऊपर वो अटल हो जाते हैं। यहां से बात आगे बढ़ती है, बात प्रेमा को पता चलती है, प्रेमा के वालिद को पता चलती है, वालिदा को पता चलती है। घर में हंगामा हो जाता है, कोशिश की जाती है किसी तरह से। दाननाथ भी खूब मनाने की कोशिश करते हैं कि अमृत राय मान जाए, लेकिन अमृत राय नहीं मानते और आखिर के अंदर ये विधवाओं के लिए एक आश्रम बनाते हैं जहां पर बहुत सारी विधवाएं, कई कहानियां इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। पूर्णा नाम की एक विधवा भी इनके यहाँ पर आकर रहती है। सोचते हैं सभी, दाननाथ भी सोचते हैं कि पूर्णा से शादी कर लेंगे, लेकिन ये कभी किसी से शादी नहीं करते और ताउम्र कुंवारे रहकर, ताउम्र गैर शादीशुदा रहकर उसी हालात के अंदर जिसमें शुरू में थे, आश्रम के अंदर लोगों की खिदमत करते हैं और जो विधवा औरतें आश्रम में रहती हैं उनको मजबूती देने के काम में ये लग जाते हैं, उनको खुद मुख्तार बनाने के अंदर ये लग जाते हैं। दाननाथ भी प्रेमा से शादी करना चाहता था, लेकिन अमृत राय से जब शादी हो रही थी तो इसने अपनी शादी का इरादा तर्क कर दिया था। बाद में दाननाथ और प्रेमा की शादी हो जाती है और कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है, आगे ख़त्म हो जाती है। अलग अलग हिस्सों के अंदर ही तकसीम है, अलग अलग हिस्सों के अंदर ही हमें इसको मुताला करना है। आपका जो यहाँ पर मकसद दे रखा है वो आपको फ़न से तारुफ कराना है और प्रेमचंद की हमदर्दी दिखानी है, प्रेमचंद की दर्दमंदी दिखानी है। कौम के मसाइल को वो किस तरह से देखते हैं, मुआशरे में सुधार की कितनी शिद्दत से कोशिश करते हैं, समाज की जो बदहालियाँ हैं उसे सुधारने के लिए वो कितनी कोशिश करते हैं, यहाँ इस नावल के अंदर बखूबी जाहिर हो रही बात, बखूबी आपके सामने जाहिर हो रहा है। तो इस मकसद के मुताबिक ही आपको मुताला करना है। फ़न से आप तारुफ हासिल करें, नावल सीखेंगे, नावल क्या है, किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह इस नावल को पढ़ा जाता है और साथ ही प्रेमचंद की हमदर्दी और दर्दमंदी यहाँ पर जो दी गई है उसको भी आप दर्दमंदाना नज़रों के साथ पढ़ें, हमदर्दी वाले जज्बात के साथ पढ़ें, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, प्रेमचंद का पैगाम आप तक पहुँच जाएगा। और अगर आपके दिल में दर्दमंदी नहीं है, हमदर्दी के साथ आपने इस नावल का मुताला नहीं किया, तो फिर आपके जज्बात धरे रह जाएंगे और नावल जो असर करना है, नावल को जो पैगाम प्रेमचंद को देना है, वो पैगाम आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगले हिस्से से हम नावल की शुरुआत करेंगे, अगले हिस्से का आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।